आज हम पढ़ेंगे मोशन, डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस का टॉपिक यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन if it covers equal distance in equal interval of time in a straight line। ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें? स्ट्रेट लाइन होना जरूरी है। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं होगी तो ये नहीं होगा। An object is said to be in uniform motion when it covers equal distance in equal interval time in a straight line। मतलब कि its speed remains constant, क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी। जैसे कि ना फिक्स डायरेक्शन हो गया, मतलब डायरेक्शन भी फिक्स होनी चाहिए, इनसे स्ट्रेट लाइन भी होना चाहिए। तो मूव्स इन अ की फीचर क्या होता है इसमें? मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगी और एक्सेलरेशन वो जीरो हो जाएगी। अब पूछोगे एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन में आगे पढ़ेंगे, मगर अभी एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है। अब यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल क्या होगा? a straight a train moving at a constant speed of 60 किलोमीटर पर आवर on a straight track, उसको क्या कहेंगे हम? is an example of uniform motion। ठीक है। और a car moving on a straight highway with a constant speed, जैसे कि अब आजकल गाड़ी में क्रूज कंट्रोल लग जाता है, आपने 60 पे 70 पे 80 पे लगा के छोड़ दिया तो उस उतने पे ही गाड़ी चलती रहेगी। ठीक है। कन्वेयर बेल्ट मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड, कन्वेयर बेल्ट लगा लो या अपने एस्केलेटर्स देखे होंगे मॉल्स में, ट्रेन रेलवे स्टेशन पे, मेट्रो स्टेशन पे, तो वो सारे क्या होते हैं? कांस्टेंट स्पीड से चलते हैं, वो एक बराबर स्पीड से चलते रहते हैं। इसीलिए वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करते हैं, तो इसलिए तो हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल। जैसे कि ये ट्रेन है, मान लो पहले घंटे में 60 किलोमीटर ट्रेवल करे, दूसरे में भी 60 करे, तीसरे में भी 60 करे, चौथे घंटे में भी 60 करे, पांचवें घंटे में भी 60 करे, और उसके आगे कंटिन्यूस वो 60 की स्पीड से चलती रही। तो हर अगर आप स्पीड निकालोगे हर एक इंटरवल का, तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चली। इन एवरी 1 आवर द ट्रेन कवर 60 किलोमीटर, इसलिए इसको कहेंगे हम स्पीड इज कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कवर्ड इन ईच इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब 1 आवर इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो इसलिए उसे हम बोलेंगे। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, आपको बताया था मैंने। फॉर यूनिफॉर्म मोशन स्पीड एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम जो उसकी स्पीड होगी वो यूनिफॉर्म एवरेज वेलोसिटी के, एवरेज स्पीड के बराबर होगी। वेलोसिटी कह रहा हूँ, उसमें स्पीड होती है, वेलोसिटी नहीं होती है, स्पीड लेते हैं। अब ये एक क्वेश्चन है, a bus travels 150 किलोमीटर्स इन 2.5 आवर्स एट अ कांस्टेंट स्पीड, तो उसकी स्पीड निकालनी है। द फाइंड द स्पीड ऑफ द बस। इसमें टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 150 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना हो गया? 2.5 आवर्स। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम डिस्टेंस है हमारा 150 किलोमीटर, टाइम है 2.5, उसकी स्पीड क्या होगी? 60 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था, तब हमने ये उसने बता दी कि उसकी कांस्टेंट स्पीड कितनी हुई? 60 किलोमीटर पर आवर। और इस दौरान इसकी एवरेज भी, अगर हम एवरेज स्पीड भी, कभी यही फॉर्मूला एवरेज स्पीड, क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो एवरेज स्पीड भी सेम रहेगी। ठीक है ना? तो जो ग्राफ होता है उसका वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है ना। एक के बाद 60 है, फिर 120 है, फिर इंक्लाइंड प्लेन पे होता है, वो इंक्लाइंड होता है, और स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और जो इसका स्लोप होता है, स्लोप क्या होता है? ये जो इसका स्लोप होता है, ये ये क्या होता है? अगर आप ये निकालोगे तो स्लोप ऑफ अ लाइन जो होती है,
वो क्या होती है, कांस्टेंट स्पीड के बराबर। मतलब 300 किलोमीटर चला वो 5 घंटे के अंदर, तो एवरेज स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर। नो चेंज इन स्पीड है, इसलिए वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो डाटा को टेबल में डालेंगे तो एट जीरो, देखो जीरो पे वो उसने कितने किलोमीटर ट्रैवल करे, जीरो। 1 घंटे के बाद 60 करे, दूसरे घंटे के बाद 120 करे, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया अगले घंटे में, 60 का। फिर तीसरे 3 घंटे के बाद उस कितने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया था, 120, तो कितना करा इसमें, इसमें भी 60 करा। 4 घंटे के बाद 240 किया, 5 के बाद 300 करा। हर एक इंटरवल ऑफ, हर एक आफ्टर ईच आवर, इन एवरी 1 आवर उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 60 किलोमीटर। इसलिए इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। एंड इफ ऑब्जेक्ट्स ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, और स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, तो इसलिए एक्सेलरेशन जो है वो जीरो हो जाती है। ये चीज रिमेंबर करने के लिए है, ये याद रखना। ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एक बॉडी कवर करती है, इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है, एक्सेलरेशन जीरो रहती है, ग्राफ जो रहता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, object is said to be in non-uniform motion if it covers unequal distance in equal interval of time। यूनिफॉर्म मोशन में क्या था, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो गया, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। या उसकी स्पीड चेंज हो जाती है या डायरेक्शन चेंज हो जाती है, क्योंकि वो फिक्स डायरेक्शन में था, अगर डायरेक्शन भी चेंज होगी तो भी वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, एक्सिलरेटेड मोशन हो गया। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इट डज नॉट मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड, ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। कार मूविंग इन अ सिटी ट्रैफिक, एग्जांपल क्या हो गया, कार मूविंग इन अ सिटी ट्रैफिक, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम अ stop, a ball rolling down a slope, a vehicle moving in a crowded road, bicycle in a crowded market। ये सब एग्जाम्पल हो गए नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। अगर आप मार्केट में साइकिल चला रहे हो तो कभी आप तेज चलाओगे, कभी धीरे चलाओगे, कभी रुक जाओगे ना, ट्रैफिक की वजह से। जैसे कि ट्रैफिक इन अ सिटी ट्रैफिक, a car has to stop at signal, move slowly in congestion and speed up on open roads। तो उसकी स्पीड जो है वो चेंज होती रहती है, तो इसलिए वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। जैसे कि ग्राफिकली अगर हम वो डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो फास्ट मूविंग कार पहले घंटे में उसने कितने करे, 70 किलोमीटर, फिर वो कंजेशन में चली गई, तो जिसकी वजह से वो धीरे धीरे चल रही थी, तो अगले एक घंटे में उसने 30 किलोमीटर ट्रेवल करे। फिर वो दोबारा से स्पीड में आ गई, तो अगले एक घंटे में उसने 90 किलोमीटर ट्रेवल करे। तो in equal interval of 1 hour, the car covers unequal distances of 70, 30, and 90 respectively. Therefore, the motion is not uniform because it does not cover equal distance in equal interval of time of 1 hour। स्पीड क्या होती है इसकी, फॉर्मूला तो वही होता है, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टाइम टेकन। स्पीड तो कांस्टेंट नहीं होती, तो एवरेज वेलोसिटी जो एवरेज स्पीड इज यूज्ड ओवर अ टाइम इंटरवल, हम एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। जैसे कि अ कार ट्रेवल्स द फॉलोइंग डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ 1 आवर, 20, 15, 20, 35, 40। फाइंड द टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम एंड एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 130 किलोमीटर, टोटल टाइम कितना हो गया, 5 आवर्स, एवरेज स्पीड क्या होगी, 130 अपॉन में 5, मतलब 26 किलोमीटर पर आवर। इतना समझ में आ गया होगा। अब इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, वो कर्व होता है। ठीक है ना। द ग्राफ इज अ कर्व नॉट अ स्ट्रेट लाइन, स्लोप चेंजेस सो स्पीड चेंजेस, क्योंकि उसका स्लोप हर बार इस पर स्लोप चेंज होता चला जाएगा। देखो यहाँ पे अलग स्लोप है, 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 तो हर बार उसका स्लोप चेंज होता रहेगा, कि स्पीड चेंज होती रहेगी। तो स्लोप ऑफ द कर्व एनी पॉइंट उसकी क्या बताएगा, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताएगा। ठीक है ना। यूनिफॉर्म मोशन में उसकी वो स्पीड कांस्टेंट रहती है, तो थ्रू आउट द मोशन सेम रहती है, मतलब यहाँ पे हम स्लोप से निकालेंगे कि उसकी कितनी स्पीड है। तो डाटा को हमने टेबुलेशन फॉर्म में ले आए हम,
तो एट टाइम 0 डिस्टेंस था 0, एट टाइम 1 आफ्टर 1 आवर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया था 20, तो 20, तो स्पीड क्या होगी 20/1 20 किलोमीटर पर आवर। फिर दूसरे घंटे में उसने 2 घंटे के बाद उसने 35 किलोमीटर कवर कर लिए थे, तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया अगले 1 घंटे में 15, तो उसकी यहाँ पे स्पीड कितनी होगी 15, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन में टाइम था, तो 15/1 15 किलोमीटर पर आवर। 3 घंटे के बाद उसने 55 किलोमीटर ट्रैवल कर लिए थे, तो यहाँ पे उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया थर्ड आवर में 20 किलोमीटर, 35 55 माइनस 35 20 किलोमीटर, तो उसकी स्पीड भी 20 हो गई। फिर 4 घंटे के बाद उसने 90 कर लिए थे, तो उसने फोर्थ आवर में कितने करे 35 किलोमीटर, उसकी एवरेज स्पीड हो गई 35 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड नहीं, इंस्टेंटेनियस स्पीड ड्यूरिंग दिस आवर। फिर 5 घंटे के बाद उसने 130 कर लिए थे, तो यहाँ पे उसने 40 किलोमीटर ट्रेवल करे, तो यहाँ पे उसकी स्पीड क्या थी इस टाइम पीरियड में 40 किलोमीटर पर आवर। नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा अगर उसका जो डिस्टेंस है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आर नॉट, अगर वो इक्वल है तो यूनिफॉर्म हो गया, और नॉट इक्वल है तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। ठीक है ना। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, वो कर्व होता है। दूसरा डिफरेंस ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। और तीसरा हो गया कि उसमें स्पीड कांस्टेंट रहती है, यहाँ पे स्पीड चेंज होती रहती है। तो 3 डिस्टेंस हो गए, पेपर में आएगा तो ये 3 डिस्टेंस और एक 3 डिफरेंसेस लिख देंगे और एग्जाम्पल लिख देंगे। अब ये रिमेंबर करने के लिए स्ट्रेट लाइन इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो वो यूनिफॉर्म हो गया, और अगर कर्व लाइन है तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। नॉन यूनिफॉर्म है तो मतलब वेरिएबल स्पीड है और एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना जहाँ पे भी जरूरत हो। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब एक्सेलरेशन की बात आ जाती है। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। मतलब कि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब कि मान लो v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, तो कितने टाइम पीरियड में उसकी स्पीड u से v हुई, उसको v माइनस u कितनी कितनी वेलोसिटी चेंज हुई और कितना टाइम लगा, तो निकाल लेंगे तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि यहाँ वेलोसिटी टर्म आ गई, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। if velocity changes acceleration प्रेजेंट होगी, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। जैसे कि मान लो v एट टाइम t इज इक्वल टू 0, उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0, फिर एट टाइम आफ्टर 2 सेकंड उसकी वेलोसिटी हो जाती है 20 मीटर पर सेकंड, और आफ्टर 4 सेकंड उसकी स्पीड हो जाती है 40 मीटर पर सेकंड। तो उसकी स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव बिकॉज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो वो एक्सेलरेटेड मोशन है, अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो वो रिटार्डेड मोशन हो जाएगा। अभी आगे पढ़ेंगे हम इसका। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। सिंबल से अभी मैंने आपको बताया v माइनस यू बाई टी, जहाँ पे u जो है उसकी वो इनिशियल वेलोसिटी है, v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, t इक्वल टू टाइम टेकन है। अब यूनिट होती है इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कहोगे सर ये कैसे आया, स्पीड की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड, तो टाइम की क्या होती है सेकंड, तो इसीलिए हम इसे कर देते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अब दो तरह के एक्सेलरेशन मोशन होता है, एक्सेलरेटेड मोशन। एक होता है इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस विद टाइम, तो उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और या इफ वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। ठीक है। अब इसके वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर देखेंगे, अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो वो हो गया एक्सेलरेटेड मोशन, और अगर कर्व है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में तो एक्सेलरेटेड होगा क्योंकि वो ऊपर की तरफ कर्व बढ़ रहा है। अगर नीचे की तरफ कर्व बढ़ेगा तो वो रिटार्डेड मोशन हो जाएगा क्योंकि
वेलोसिटी अगर डिस्टेंस जो है ये कम होता चला जाएगा, पहले मान लो स्लोप ऐसे है फिर चेंज हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे रिटार्डेड मोशन। डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है। अब एग्जांपल सॉल्व करेंगे। अब कार a car's velocity changes from 10 meter per second to 30 meter per second in 5 seconds. तो acceleration निकालेंगे। Final velocity is 30, initial velocity is 10, initial velocity is 10, final velocity is 30, time period is 5। a is equal to v minus u by t में अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा 30 माइनस 10 अपॉन में 5, मतलब 30 माइनस 10 मतलब 20 अपॉन में 5, मतलब 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ द कार क्या हो जाएगी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कार स्पीडिंग अप ऑन अ हाईवे, इसका रियल लाइफ एग्जांपल देख लो। कार अप्लाइंग ब्रेक, नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि चलती हुई गाड़ी को रोकोगे तो वेलोसिटी जो है वो उसकी डिक्रीज होती चली जाएगी, अगर वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो रिटार्डेशन हो जाएगी। अब फ्री फॉल बॉडी वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है क्योंकि उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन बढ़ती चली जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बॉल थ्रोइंग अपवर्ड वो रिटार्डेड मोशन हो गया, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगी वैसे वैसे उसकी स्पीड कम होती चली जाएगी। तो आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी। ठीक है ना। करेक्ट यूनिट यूज करनी है इसकी, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हम चेक करेंगे, अगर वो उल्टी डायरेक्शन में चेंज हो रही है तो रिटार्डेशन हो गया, अगर सेम डायरेक्शन में बढ़ रही है तो उसको हम कहेंगे एक्सेलरेटेड मोशन या पॉजिटिव एक्सेलरेशन। उसके ग्राफ को हम समझेंगे, अगर स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया, और चेंज है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। जीरो एक्सेलरेशन कब होगा? अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसका जो है वो एक्सेलरेशन जो है वो जीरो हो जाएगा। और अगर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है धीरे धीरे तो ये इंस्टेंटेनियसली तो उसको कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो उसको बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन। इतना समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको लेना है तो। अब आगे चलते हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, व्हेन द वेलोसिटी इंक्रीजेस विद टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन, उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन को पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी डिक्रीज होती है इन अ गिवन डायरेक्शन तो उसको बोलेंगे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है विद टाइम तो उसकी एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। ठीक है। जैसे यहाँ पे टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है उसकी स्पीड भी बढ़ती जा रही है, तो ये हो गया एक्सेलरेट पॉजिटिव। यहाँ पे घटती जा रही है उसको बोलेंगे नेगेटिव। यहाँ पे सेम है तब एक्सेलरेशन हो जाएगी जीरो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, इसका स्पीडोमीटर से उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड निकलती है। एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन जीरो इन दिस केस ऑलवेज, बिकॉज उसकी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा ही रहेगी हमेशा। कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड स्पीड अप, u इज इक्वल टू जीरो, v इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड, टाइम 5 सेकंड। अगर एक्सेलरेशन निकालेंगे तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। अब एक्सेलरेशन इन द सेम डायरेक्शन एज वेलोसिटी, तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो जाएगी। अगर बस ने ब्रेक लगा दिए और उसकी पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 30 मीटर पर सेकंड, फिर वो जीरो पे आ जाती है, 10 पे आ गई, स्पीड कम करने के लिए ब्रेक मारे तो 5 सेकंड के लगे उसमें, तो उसकी आ जाएगी -4। माइनस साइन इंडिकेट्स दैट नेगेटिव एक्सेलरेशन, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना वेलोसिटी के एक्सेलरेशन का। अब जीरो एक्सेलरेशन, अगर कोई ट्रेन 60 की स्पीड से चल रही है या कार को 80 के क्रूज पे चला रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम ही है, तो एक्सेलरेशन जीरो आ जाएगी। ठीक है ना, नो चेंज इन वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन इज जीरो। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, स्पीडिंग अप हो रही है तो पॉजिटिव, स्पीडिंग डाउन होती है ब्रेकिंग लग रही है तो नेगेटिव, और अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है। साइन मैटर करते हैं, डायरेक्शन मैटर करती है। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हुई तो पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव होगी तो रिटार्डेशन होगी, नेगेटिव साइन इंडिकेट द रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन द चेंज इन वेलोसिटी, नॉट जस्ट स्पीड। अगर डायरेक्शन भी चेंज होती रहेगी तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। अब एवरेज एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस करेंगे। मान लो एक्टिविटी टू शो द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी
इज अ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है। अ कार इज रिलीज ऑन अ स्लोपिंग बोर्ड फ्रॉम रेस्ट। हमने 3 पॉइंट मार्क कर दिए ए बी सी, तीनों पे हमने उसकी टाइम नोट करा, कितने टाइम के बाद वो ए पे आया, कितने के बाद बी पे आया, कितने के बाद सी पे आया, और उस टाइम पे एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम उसकी स्पीड क्या थी, ये हम नाप लेंगे। तो ये हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा विद टाइम उसका जो डिस्टेंस वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, तो इसलिए इसको हम एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे क्योंकि बढ़ रही है एक्सेलरेटेड वेलोसिटी। v माइनस यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब कार a car starting from rest acquires a velocity of 18 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, जो उसकी वेलोसिटी है वो किलोमीटर पर आवर में है और टाइम जो है वो सेकंड में है। तो हम या तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे या इसको आवर में चेंज कर लेंगे। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे हम, 18 किलोमीटर पर आवर है इनटू में बड़े से छोटा करना है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड करना है, छोटा करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 18 से 18 कट गया, तो ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आगे देखो। फिर एवरेज एक्सेलरेशन क्या देंगे, v माइनस यू बाय टी। तो u इज इक्वल टू 0 है, v जो है हमारा 5 मीटर पर सेकेंड है, टाइम पीरियड क्या है 10 सेकेंड, तो निकालेंगे तो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। अब बस इंक्रीजेज इज वेलोसिटी बाय 0.5 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड ऑन एवरेज। ठीक है। अब इसे कंक्लूजन क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द कार between any 2 points is given by the change in velocity divided by time travel। कितना टाइम लगा और चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, v माइनस यू बाय टी। एवरेज एक्सेलरेशन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ फास्ट द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस ओवर अ गिवन टाइम। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब आती है बात थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन की। जैसे कि न्यूटन के 3 लॉ होते हैं, ऐसे ही इक्वेशन मोशन की 3 इक्वेशन होती हैं। ठीक है, हम लेते हैं पहले, हम सिंबल्स जो हम यूज करेंगे इसके दौरान तो उसको हम लिख लेते हैं। पहला होता है u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, हम ले लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी को u मान लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v मान लेते हैं, एक्सेलरेशन को a मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लेते हैं, फिर डिस्प्लेसमेंट को s मान लेते हैं, टाइम टेकन को t मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम साइन एंड कन्वेंशन आपने यूज कर ही रखे, पॉजिटिव डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन है तो पॉजिटिव लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो अब मैं इसकी पहली इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरी होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। और एवरेज वेलोसिटी जो होती है, इसमें चौथी इक्वेशन बोल रखी है, एवरेज वेलोसिटी जो होती है v प्लस यू बाय टू होती है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v प्लस यू बाय टू, मतलब ये होती है एवरेज वेलोसिटी इनटू में टाइम टेकन। ठीक है बेटा, अब मैं आपको इसकी डेरिवेशन बता देता हूँ। पहले हम मान लेते हैं, हमने बताया था एक्सेलरेशन क्या होती है। एक्सेलरेशन होती है v प्लस यू बाय, सॉरी, v माइनस यू बाय टी। तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू v माइनस यू बाय टी, टी को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू। हम लिख सकते हैं v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो v क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। समझ में आ गया इतना। तो ये होगी आपकी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, दूसरी, दूसरी के लिए हम क्या होता है,
डिस्प्लेसमेंट एस से रिप्रेजेंट करेंगे डिस्प्लेसमेंट को, एवरेज वेलोसिटी इनटू में टाइम टेकन। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? v प्लस यू बाय वी होती है, और इनटू में टाइम एस हो गया ये। तो v की जगह मैं लिख सकता हूँ u प्लस एटी प्लस यू अपॉन में टू इंटू में टी। क्यों? क्योंकि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है। ठीक है ना, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने बताया ही था अभी। मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा टू यू प्लस एटी अपॉन में टू इंटू में टी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर ऐसे करके, जो कि आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इतना समझ में आ गया? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम अगला पार्ट करते हैं, तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट क्या था? डिस्प्लेसमेंट था एस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू में टाइम। अब पहली इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या आया था? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। इसको हम कह सकते हैं t इज इक्वल टू v माइनस यू बाय ए, बोल सकते हैं। अब हम, और एवरेज वेलोसिटी तो होती ही है v प्लस यू बाय टू इंटू में v माइनस यू बाय ए यू प्लस, तो ये क्या हो गया? एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में टू ए। तो वी स्क्वायर ठीक है, तो एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में टू ए। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। हाँ, समझ में? ठीक है, अभी आपको इक्वेशन समझ में आ गई होंगी। अभी देखने में तो समझ में नहीं आती, मगर अब जब समझाई है तो मैंने आपको बता दिया, तो आपको समझ में आ गई। ठीक है ना? अब इसके एग्जांपल है ईच इक्वेशन का। मान लो कि आपको u दे दिया, एक्सेलरेशन दे दी और टाइम दे दिया, आपसे फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो हम पहली इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे। ठीक है, हमें ये देखना है कि हमें गिवन क्या क्या है और निकालना क्या क्या है। उस हिसाब से हमारी इक्वेशन जो हमने यूज करनी है वो चेंज होती है। समझ में आ रहा है? दूसरी इक्वेशन है, दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आपको u दे दिया। मान लीजिए आपको u दे दिया, a दे दिया, t दे दिया, तो और आपको डिस्टेंस निकालना। देखो, u दे दिया, t दे दिया, a दे दिया, तो हम s निकाल लेंगे आराम से। मान लो t ना देकर वो u a
एस दे देते, डिस्टेंस दे देते, डिस्प्लेसमेंट दे देते, एक्सेलरेशन दे देते, यू दे देते, और वो कहते हैं फाइनल वेलोसिटी निकालो, तो वो भी निकाल लेते हैं हम, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, ठीक है ना। और एवरेज स्पीड का तो फॉर्मूला पता ही है, तो मैं एवरेज वेलोसिटी वी प्लस यू बाई टी, टू, वी प्लस यू बाई टू एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी एवरेज स्पीड नहीं है, एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन, मगर यहाँ पे क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी वी प्लस यू बाय टू, क्योंकि वेलोसिटी ना पर्टिकुलर डायरेक्शन में बदले। पहले कौन सी इक्वेशन कब यूज करेंगे, जनरली हम पहली इक्वेशन यूज करते हैं जब हमें टाइम दे रखा होता है और फाइनल वेलोसिटी दे रखी निकालनी होती है, ठीक है ना, और यू दे रखा होता है, एक्सेलरेशन दे रखी है। दूसरी इक्वेशन हम निकालते हैं जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालनी होती है, अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन दे रखी है तो हम दूसरी इक्वेशन यूज करेंगे, और अगर टाइम ना देकर वो डिस्प्लेसमेंट देगा तो, या वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन देगा तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, ठीक है ना, अगर टाइम गिवन नहीं है तो इतना समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, आप देख लीजिए। और आगे अब आता है लास्ट टॉपिक इसका, अर्थ मूविंग द सन, क्लासिकल एग्जांपल ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन is where the speed may be constant, स्पीड जो है वो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम उसकी स्पीड कांस्टेंट है, मगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, मान लो यहाँ पे उसकी डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, इस डायरेक्शन पे उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, इस पॉइंट पे ये हो जाएगी, यहाँ पे ऐसे हो जाएगी, इधर से इस डायरेक्शन में, इधर नॉर्थ डायरेक्शन है, इधर ईस्ट है, इधर साउथ ईस्ट है, इधर और थोड़ा सा साउथ ईस्ट है, इधर साउथ है, इधर वेस्ट है, ठीक है ना, एट एवरी पॉइंट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अ ऑलमोस्ट सर्कुलर पाथ, तो उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है, बस उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से ये सर्कुलेट एक्सेलरेटेड मोशन है, सारे सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होते हैं, इसलिए द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली होती है, क्योंकि इवन इफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट, क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही है। द पाथ अलोंग विच अ प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इसको हम कहते हैं ऑर्बिट, और रेवोल्यूशन कहते हैं वन कंप्लीट राउंड ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन, और अगर अपनी एक्सिस पे बोलते हैं उसे बोलते हैं रोटेशन। टाइम पीरियड कितना होता है, 365.25 डेज, एक पूरा सर्कल लगाने का, सर के चारों तरफ रोटेशन करने का। एवरेज स्पीड आती है 1.5 इंटू में 10⁻11 मीटर पर सेकंड, एवरेज डिस्टेंस जो है वो 1.5 इंटू में 10⁻11 मीटर है सन से, एवरेज, ठीक है, कितना समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं, एट एवरी एवरी पॉइंट ऑन द सर्कुलर पाथ अर्थ इज मूविंग टेंजेंशियली, देखो हर एक में टेंजेंट बन रही है ना, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज डिफरेंट, सो द डायरेक्शन ऑफ द मोशन चेंजेस कंटिन्यूअसली, मैंने बताया आप, ठीक है। अब बात आती है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है जिस फोर्स से अर्थ, सन जो है वो अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सीलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। थर्ड पाथ अराउंड द सन घूमती रहती है, जस्ट लाइक अर्थ अराउंड द सन, द मून अराउंड अर्थ, कार मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक आल्सो चेंजेस डायरेक्शन एंड एक्सपीरियंस एक्सीलरेशन। फिर क्विक कंपैरिजन, जो स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन है उसमें स्पीड जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगी, इसलिए एक्सीलरेशन जीरो होती है। सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहेगी मगर डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, इसलिए जो उसकी एक्सीलरेशन है वो नॉन जीरो रहेगी, टूवर्ड सेंटर रहेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। स्ट्रेट लाइन नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो उसकी स्पीड चेंज होती रहेगी, डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगी, तो वो नॉन जीरो लॉन्ग लाइन रहेगी। इतना समझ में आ गया। अब मेरे हिसाब से आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, वरना आप दोबारा देख सकते हैं देखो, और जो भी क्वेश्चन होगा वो डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई एम फ्री है टू रिजॉल्व ऑल योर डाउट्स। अब मैं आपको एक
माइंड मैप दे देता हूँ, आप उसको पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। मैं पूरा पूरा माइंड मैप है, देखिए पूरा चैप्टर जो मैंने पढ़ा है उसको मैंने एक सिंगल पेज पे कर दिया, ताकि जब एग्जाम होगा तो आप सिर्फ इसको पढ़ के, या कभी टेस्ट होगा तो इसको आप पढ़ के टेस्ट देना हो तो कोई, तो इसको पढ़ के क्लास टेस्ट में भी आपको पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। जहां पे भी डाउट हो उस स्लाइड को जाके देख सकते हैं। मैंने एक ही पेज पे सारा कर दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और पढ़ लेंगे। ओके बाय।